जफरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति नोएडा से पटना अपने परिवार के साथ ईद मनाने गया था। लेकिन ईद से 2 दिन पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो सोने गया, सोने के बाद एक व्यक्ति आया रात में उसके घर में और उस पर वार करने लगा। जी हाँ, ये वार था कुकर से। कुकर उसने घर का ही कुकर उठाया और जफरुद्दीन के सर में दे मारा। जफरुद्दीन की मौके पर मौत हो जाती है और जब वो मौत हो जाती है वो अपराधी वहां से फरार हो जाता है। और फिर जब सुबह होती है, जफरुद्दीन के घर वाले, जफरुद्दीन का बेटा जब घर के अंदर आता है, जफरुद्दीन की ये हालत देखकर वो चिल्लाने लगता है और आस पड़ोस को इकट्ठा कर लेता है। और जब लोग आते हैं, जफरुद्दीन को इस हालत में देखते हैं, वाकई सब के सब सन्न रह जाते हैं। क्या हुआ था जफरुद्दीन के साथ, किसने इसकी हत्या की थी, क्या है कहानी के पीछे की सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है, सोचने पे मजबूर कर देगी। क्या एक पत्नी जिसके साथ उसने निकाह किया, जिसके साथ उसने अपने 10 से 12 साल बिताए, क्या वो अपने शौहर को इस तरीके से बड़ी बेरहमी से मरवा देगी? जी हाँ, यकीन नहीं होता है इस बात पर। जी हाँ, ये सच है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना के एक गांव से, जहां पर जफरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसका निकाह शहनाज से हो जाता है। अब ये दोनों खुशी खुशी से रहते हैं और इसी बीच में उनके एक खुशियाँ दस्तक देती है। जी हाँ, उनका एक लड़का होता है। अब लड़के की परवरिश ये दोनों मिलकर कर रहे थे और कुछ सालों के बाद उनके एक और लड़का होता है। अब फैमिली पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी और इस आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए जो जफरुद्दीन होता है वो सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में उसकी नौकरी लग जाती है और वो अपने फैमिली को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहता था। लेकिन इसी बीच में जब जफरुद्दीन का जो बड़ा बेटा था अपने अब्बू को फ़ोन करता है और बोलता है कि अब्बू, हमारे घर में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आता है और वो रहता भी है और आए दिन उसका आना जाना लगा रहता है। जफरुद्दीन जब इस बात को सुनता है वो काफ़ी नाराज़ होता है, काफ़ी गुस्सा होता है और उसका मन अब सऊदी अरब में नहीं लग रहा था। वो वापस भारत आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कौन था, और इसी बात को लेकर उनकी बहस होती रहती थी, झगड़े होते थे और ये झगड़ा कभी कभी मारपीट में भी परिवर्तित हो जाता था। लेकिन जो जफरुद्दीन होता है वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता था और इसीलिए वो पटना से नोएडा की तरफ रुख करता है। यहाँ पर उसकी नौकरी लग जाती है और बड़े ही आराम से ये अब रहने लगते हैं। इधर शहनाज भी उसको दिखाती है कि अब सब ठीक ठाक हो चुका है। इसी बीच में ईद आती है और शहनाज अपने शौहर से बोलती है कि हम इस साल की ईद बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और जफरुद्दीन भी कहता है ठीक है, हम अपनी ईद अपने गांव मनाएंगे, जो कि पटना में जो नया घर लिया था उस घर में मनाएंगे। जफरुद्दीन अपनी फैमिली को लेकर नोएडा से पटना के लिए निकल जाता है। फिर वो पटना पहुंचता है उसी घर में जो घर उसने खरीदा था, जो कि उसके ससुराल से भी कुछ ही दूर था। अब जफरुद्दीन और जफरुद्दीन की पूरी फैमिली ईद की तैयारी कर रहे थे। जफरुद्दीन बाजार जाता है, वहां से सामान लाता है, कपड़े लाता है और कपड़े लाकर पूरी फैमिली उसी रात में खाना खाकर सो जाती है। और इसी बीच में रात के अंधेरे में एक व्यक्ति आता है और वहीं पर जो कुकर था वो कुकर उठाता है और उसको सर में मार देता है। मारने के बाद वो फरार हो जाता है और फिर जब उसका बेटा होता है वो आता है घर के अंदर और देखता है अपने अब्बू की ये हालत, तो चिल्लाता है। पूरे गली के लोग, पूरे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, अपनी कार्रवाई करती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछती है। आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि जफरुद्दीन और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे और पुलिस का अब रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया था कि हो सकता है ये इसी झगड़े के वजह से जफरुद्दीन का कत्ल हो गया हो।
और इसी बीच में जफरुद्दीन की पत्नी से पूछा जाता है। जफरुद्दीन की पत्नी बताती है कि रात में एक चोर आया था और इसी चोर से जफरुद्दीन की हाथापाई हुई और उसके सर पर उसने वार कर दिया। मैंने भी जफरुद्दीन का बचाव किया, मेरे को भी उसने धक्का दिया और मेरी चेन लेके भाग गया। वो बताती है फिर मैंने जफरुद्दीन को देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस शहनाज से पूछती है क्या तुमने उसकी शक्ल देखी या कोई ऐसी निशानी, तो शहनाज मना कर देती। फिर पुलिस जफरुद्दीन के सबसे बड़े बेटे से पूछती है और जफरुद्दीन का बेटा काफ़ी राज उगलता है। वो बताता है कि आए दिन अब्बू और अम्मी की लड़ाई होती थी और इसी बीच और ये लड़ाई किस लिए होती थी वो उसकी भी वजह उसने बताई। अब पुलिस का शक गहराता जाता है। पुलिस शहनाज से सख्ती से पूछती है और शहनाज यही बहाना बना रही थी कि एक चोर आया था और चोर ने जफरुद्दीन के सर पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो पुलिस थी उसके फ़ोन कॉल को खंगालती है, उसके फ़ोन कॉल में कुछ ऐसा निकलता नहीं। लेकिन जब उसके बेटे से फिर से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है जफरुद्दीन की पत्नी यानी कि शहनाज का दूसरा एक और फ़ोन था जिससे वो बात किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड। और शहनाज का फिर वो दूसरा फ़ोन भी पुलिस जब्त कर लेती है और उसकी कॉल डिटेल निकालती है। उस कॉल डिटेल में जो निकलता है वाकई दोस्तों आपको चौंका के रख देगा। जी हाँ, शहनाज एक लड़के से बात करती थी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे था, जो कि उसका बचपन का दोस्त था, उसका क्लासमेट फ्रेंड था। वो उसी से बात करती थी और काफ़ी सालों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पुलिस को पता चलता है ये शहनाज थी कमाल से बात करती थी तो कमाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है। जब शहनाज से पुलिस सख्ती से पूछती है तो शहनाज अपना मुंह खोल देती है। शहनाज बताती है कि मैं कमाल से बचपन से प्यार करती थी, इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन हमारे घर वालों को ये मंजूर नहीं था। और इसी बीच में जफरुद्दीन का रिश्ता आता है। घर वाले तय कर मेरा निकाह कर देते हैं और मेरे सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में हम दोनों एक दूसरे के टच में थे, रेगुलर बातें करते थे और एक दिन हमें पता चला कि हम ईद मनाने के लिए पटना जा रहे हैं। उसी बीच में मैंने कमाल को फ़ोन किया कि जफरुद्दीन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और ये पूरी योजना कामयाब भी हुई। और रात के अंधेरे में कमाल घर में दाखिल होता है और जफरुद्दीन के सर पर कुकर से वार कर देता है और जफरुद्दीन की मौत हो जाती है। ये कहानी सुनकर वाकई आस पड़ोस वाले भी सन्न रह जाते हैं। एक पत्नी अपने शोहर की इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या करवा देती है, वाकई आस पड़ोस के लोग भी चौंक जाते हैं। जो पति उसके बच्चों के लिए उसके लिए अपना देश छोड़कर सऊदी अरब गया, उसके लिए कमा के लाया, उसके परिवार को चलाने के लिए उसने इतने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, वाकई ये भी अकल्पनीय है। फिर पुलिस इन्हें जेल भेज देती है और इन पर कार्रवाई होती है। अब ये अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना था। आज का कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।